दोस्तों ये है यामाहा का नया रेज़ी R125 और पुरानी जो यामाहा फसिनो थी, यामाहा रेज़ी था, उसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इनफैक्ट पुराने जितने भी 110 सीसी स्कूटर्स थे उनमें से कोई भी अब यामाहा की रेंज में अवेलेबल नहीं है। उन सभी को अपडेट कर दिया गया है नए 125 सीसी 3 वॉल्व इंजन्स के साथ में। और ये जो स्कूटर है इसमें भी वही इंजन लगा हुआ है। यहाँ पर आपको 8.2 PS की पीक पावर मिलती है 6000 RPM पर और टॉर्क मिलती है 9.7 न्यूटन मीटर्स की 5000 RPM पर। अब ये जो नंबर्स हैं ये इस सेगमेंट के सबसे ज़्यादा नहीं है। इस सेगमेंट में कुछ ऐसे स्कूटर्स हैं जो कि काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं और काफ़ी सारे लोगों को पसंद है वो, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस सालों साल काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। एक्सेस 125 जो है वो देखने में भले ही बहुत ज़्यादा स्पोर्टी ना लगे, लेकिन एक बड़ा ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर है और लोगों को बहुत पसंद भी है। इसके साथ ही जो नया एंटॉर्क आया है पिछले साल, उसने धूम मचा रखी है और लोगों को वो काफ़ी पसंद है। उसका BS6 वर्जन भी आ गया है। लेकिन यहाँ पर भले ही पावर उन स्कूटर्स जितनी ज़्यादा न हो, ज़रा कम है, लेकिन यहाँ पर वेट जो है बहुत ही कम है। यहाँ पर केवल 99 kgs का इस स्कूटर का कर्व वेट है, जो कि अगर आप इसे कंपेयर करने जाएंगे TVS एंटॉर्क के साथ तो लगभग 14 kgs कम है। और इस लेस वेट के साथ यहाँ पर आपको बड़ा ही अच्छा पावर टू वेट रेशियो मिलता है, जिसके कारण ये स्कूटर बहुत ही स्प्राइटली, बहुत ही क्विक लगता है और अपना 0 to 60 जो स्प्रिंट टाइम है वो सिर्फ लगभग 8 सेकंड्स में करता है। अब रेज़ी आर जो है ये एक समवॉट मेल ओरिएंटेड स्कूटर है और इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी व्हील बेस पर, इसी शैसी, इसी सस्पेंशन पर बेस्ड जो फसिनो है वो ज़रा एक फीमेल ओरिएंटेड स्कूटर है। तो आज हम लोग बात करते हैं इस स्कूटर की, इसके डिज़ाइन के हाइलाइट्स क्या हैं, यहाँ पर पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, और इन सब के अलावा ये स्कूटर किसे लेना चाहिए। अब सबसे पहली बात यहाँ पर डायमेंशंस की हम लोग कर लेते हैं। तो इसका जो व्हील बेस है ये इस सेगमेंट का दूसरा सबसे लंबा व्हील बेस है। एंटॉर्क का व्हील बेस इससे ज़रा ज़्यादा है, लेकिन ये बड़ा ही चंकी, बड़ा ही रोबोटिक, बड़ा एंगुलर, मस्कुलर किस्म का लुक लिए हुए है। और अगर आप इस स्कूटर को सामने से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिन्हें देख करके आपको ऐसा लगेगा कि ये स्कूटर जो है ये किसी बहुत ज़्यादा बड़े सेगमेंट का है। ये जो आप श्राउड यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसे देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई इनलेट होगा जो कि एयर फीड करेगा किसी बहुत बड़े इंजन को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिर्फ विजुअल एलिमेंट है। यहाँ पर आपको ये 2 टोन कलर नज़र आता है और उसके साथ ही ये एक बड़ा फ्रंट एप्रन नज़र आएगा आपको। जो फेंडर है यहाँ पर भी आपको काफ़ी एक 3D सा लुक दिया हुआ है और यहाँ पर सामने आपको मिलता है ये 190 mm का डिस्क ब्रेक। ये UBS की ब्रांडिंग जो आप देख रहे हैं ये है यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि यहाँ पर कॉम्बी ब्रेकिंग है। और इसके साथ ही सामने आपको मिलता है ये हेलोजन लैंप। अब ये कोई उल्लेखनीय बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्कूटर्स में आजकल यहाँ पर फुल LED लाइट्स आती हैं और ये जो चीज़ है यहाँ पर भी होनी चाहिए थी। ये नहीं तो कम से कम आपके जो ब्लिंकर्स हैं यहाँ पर, इन्हें LED होना चाहिए था। जो अकेला LED एलिमेंट आपको मिलता है वो है इस फ्लाई स्क्रीन के ऊपर ये Y शेप्ड LED एलिमेंट, और यहाँ पर आपको ये जो टेक्सचर है ये भी ज़रा कुछ अलग किस्म का मिलता है। अब मुझे इस डिज़ाइन से कोई परेशानी नहीं है, मेरे ख्याल से देखने में काफ़ी चंकी लगती है और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आती है। काफ़ी एंगुलर है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है। लेकिन ये जो यहाँ पर आप एप्रन देख रहे हैं, यहाँ पर अगर ये पैनल आप देखेंगे तो ज़रा अभी ऑलमोस्ट निकलने वाला है। और ये चीज़ हमने यामाहा FZS में भी देखी थी, जहाँ पर पैनल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़रा मूव करने लगते हैं। मुझे लगता है ये जो चीज़ है ये ज़रा एड्रेस की जानी चाहिए। अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो यहाँ पर जो फ्लोर बोर्ड है यहाँ पर देखने में आपको स्पेस ठीक ठाक लगेगा। यहाँ पर अगर आप नज़र डालें तो आपके फीट रखने के लिए आपको जगह भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो लेग्स के लिए स्पेस है ये सेगमेंट बेस्ट नहीं है। यहाँ पर अगर एक्सेस को आप देखें या फिर अगर आप एंटॉर्क को देखें तो वहाँ पर आपको ज़रा ज़्यादा रूम मिलता है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है यहाँ पर ये फुली डिजिटल है। यहाँ पर कुछ टेलटेल लाइट्स भी हैं, मैं आपको ये लाइट्स दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर, इको लाइट जो कि अगर आप सही रेंज में चला रहे हैं तो आपको नज़र आएगी, और उसके अलावा ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो नज़र आएगा आपको, और इंजन मेल फंक्शन की लाइट भी आपको नज़र आएगी। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और ऊपर आपको यहाँ पर एक टैको के लिए मार्किंग नज़र आएगी। और ये जो टैको है ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ज़रा स्लो भी है, और एक स्कूटर में एक टैको का होना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहरहाल दे रखा है। स्पीडो भी यहाँ पर फुली डिजिटल है और उसके अलावा ये नीचे आपको फ्यूल गेज नज़र आएगी। यहाँ पर आपके पास एक ट्रिप मीटर है और एक ओडोमीटर है, और यहाँ पर आपको एक ज़रा कुछ ग्राफिक्स सा देखे रखा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ZR की ब्रांडिंग नज़र आएगी और यामाहा का ये ट्रिपल ट्यूनिंग फॉक आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप की फ़ीचर यहाँ पर मिलती है और आप इसे यहाँ से चालू या बंद कर सकते हैं। यहाँ पर इंजन किल स्विच नहीं है।
यहाँ पर आपको साइलेंट स्टार्ट का फीचर मिलता है, तो बहुत ही स्मूथली ये स्टार्ट होता है। और जब आप इसे चालू करते हैं तो जो एक गंदी आवाज़ आती थी पहले मोटर में से, वो किसी तरह की आवाज़ नहीं आती है। ये देखिए बड़े ही साइलेंट तरीके से ये स्टार्ट होता है। और इसके अलावा यहाँ पर हाई बीम, लो बीम के बटन्स हैं, और ये टर्न इंडिकेटर्स, और ये यहाँ पर आपको हॉर्न नज़र आएगा। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर डे फ्लैशर होता तो अच्छा रहता, अगर इंजन किल स्विच होता, हैज़र्ड लाइट्स होते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल में अब अगर आप देखें तो एंटॉर्क को या फिर एक्सेस 125 को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, वहाँ पर आप कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं, मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। ये सारी चीज़ें अभी तक यामाहा रेज़ ER में नहीं है, तो ये यहाँ पर एक कमी है मेरे ख्याल से। और LED लाइटिंग के अलावा दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ये है। अब ये मिरर जो है ये काफ़ी स्लीकली स्टाइल्ड किए गए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही स्लीक हो गए हैं मेरे ख्याल से। इनकी विड्थ मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, लेकिन ये ज़रा और ऊंचे होने चाहिए थे ताकि पीछे का दृश्य आपको और अच्छे से नज़र आता। तो ये भी एक छोटी सी बात है करने के लिए। ये जो की है यहाँ पर ये काफ़ी स्मार्टली डिज़ाइंड है, और ये जो स्लॉट है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप सीट को इस तरह से खोल सकते हैं, और इसके अंदर आपको 21 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज मिलता है, जो अच्छा है इस सेगमेंट के हिसाब से। एंटॉर्क में 22 लीटर्स का स्पेस है और एक्सेस में 21.8 लीटर्स का स्पेस है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई लाइट नहीं मिलती है, और न ही यहाँ पर आपको USB सॉकेट मिलता है। हालांकि अगर आप चाहें तो USB सॉकेट एज एन एक्सेसरी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये जो फ्यूल फिलर कैप है ये भी सीट के नीचे है। कुछ गाड़ियों में आपको बाहर की तरफ फ्यूल फिलर कैप मिलती है, यहाँ पर आपको वो हिंज्ड फ्यूल फिलर कैप नहीं मिलेगी, तो ये भी एक मेरे ख्याल से परेशानी का सबब हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बड़ी ग्रैब रेल है, और इसके साथ ही ये जो सीट है ये काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई है, काफ़ी वाइड है, काफ़ी फर्म है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो ये है कि जब आप इस पर बैठते हैं और ब्रेक करते हैं तो इस स्लोप के कारण एक ज़रा टेंडेंसी रहती है स्लाइड करने की, और आपको बार बार पीछे होना पड़ता है। मेरे ख्याल से ये सीट जो है इसका जो एंगल है वो ज़रा बेहतर हो सकता था, ये ज़्यादा फ्लैट हो सकती थी। लेकिन पीछे वाली जो सीट है ये काफ़ी बड़ी है, काफ़ी वाइड है, और ये ज़्यादा ऊंची भी नहीं है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये दोनों ही सीटें बैठने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हैं। लेकिन जब आप मूव पे होते हैं तो सामने वाली सीट ज़रा स्लाइडिंग के लिए प्रोन है। यहाँ पर आपको यामाहा की ब्रांडिंग भी नज़र आएगी, और साथ ही ये सीट जो है ये 2 टोन है, और यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग भी मिलती है। यहाँ पर सीट जो है काफ़ी लंबी भी है, तो 2 लोग जब इस पर बैठ के चलते हैं तो किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, तो उस लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा जो इनिशियल एक्सेलरेशन है, अगर आप 2 अप भी चल रहे हैं तो भी काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन आपको मिलता है। यहाँ पर जो पिकअप है वो बहुत अच्छा है। फ्लाईओवर्स के ऊपर आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो गाड़ी है ये पैंट कर रही है, पफ कर रही है। बड़े ही आराम से ये फ्लाईओवर्स चढ़ जाता है 2 अप के साथ में भी। और उसके साथ ही इसकी जो टॉप स्पीड है वो भी काफ़ी डिसेंट है। अगर आप स्पीडों पे देखेंगे तो आपको 95 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड ये स्कूटर देता है, जो कि इस तरह के स्कूटर के लिए सफिशिएंट है। ऑल्दो अगर आप इसे कंपेयर करें एंटॉर्क और एक्सेस के साथ तो वहाँ पर जो टॉप स्पीड है वो ज़रा बेहतर है। अब पीछे वाले पैसेंजर के लिए आपको फुटपैग नज़र आएगा, और यहाँ पर अगर आप पीछे वाला जो पैनल है यहाँ देखेंगे तो साइग्नस रेज़ ER की ब्रांडिंग के साथ ये एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा ब्रांडिंग यहाँ पर दिया गया है। 125 इंजन डिस्प्लेसमेंट सॉलिड गियर, और भले ही दूर से देखने में ठीक ठाक लगता है, लेकिन जब आप इसे नज़दीक से देखते हैं तो आपको समझ नहीं आता है कि यहाँ पर ये सब क्यों लिखा गया है। इसके अलावा जो ये कैनिस्टर है ये भी काफ़ी स्लीकली डिज़ाइन किया गया है। इसके ऊपर आपको एक प्लास्टिक की हीट शील्ड नज़र आएगी, और अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर देखें तो आपको 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। नीचे आपको ये प्लास्टिक क्लैडिंग नज़र आ ही रही होगी। अब ये 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है ये ज़रा और बेहतर हो सकता था। दूसरे स्कूटर्स जो हैं इस सेगमेंट में वहाँ पर आपको ज़रा बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो जो बड़े बम्प्स होते हैं उस पर से जब आप डबल सीट अगर निकलते हैं कभी कभार तो नीचे आपको एक आवाज़ आती है ब्रश होने की, तो वो मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर बेहतर की जा सकती थी। अब एक और जो अच्छी चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि अगर आपने साइड स्टैंड एंगेज कर रखा है तो आपका जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं होता है, तो ये एक और अच्छी चीज़ है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप यूटिलिटी के हिसाब से हुक्स देखेंगे तो आपको सामने यहाँ पर एक हुक नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई कभी होल्स या किसी तरह का कोई बॉटल होल्डर या कोई स्पेस नहीं है, और यहाँ पर भी आपको कोई और हुक नज़र नहीं आएगा। मेरे ख्याल से एक लोअर हुक भी यहाँ पर हो सकता था, जिससे कि छोटे बैग जो हैं वो यहाँ पर आप लगा पाते और ये एक ज़्यादा यूटिलिटेरियन स्कूटर बन पाता। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर ऐड की जाती तो और ज़्यादा अच्छा रहता। इसके अलावा आगे की तरह
पीछे भी जो लाइटिंग है ये पूरी तरह से हैलोजन है, यहाँ पर काफ़ी एंगुलर स्टाइलिश लुक दिया गया है, तो उस चीज़ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो लाइटिंग है ये अब इस दौर में, इस ज़माने में जब आप एक नई BS6 मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं और आप यामाहा हैं जो कि परफॉर्मेंस और स्टाइलिंग के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पर अगर LED लाइटिंग होती तो ज़्यादा अच्छा होता। ब्लिंकर्स भी यहाँ पर, बल्ब भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो व्हील साइज़ेज़ हैं वो आगे और पीछे 12 इंच और 10 इंच हैं। आगे आपको 90 सेक्शन टायर्स मिलते हैं और पीछे आपको 110 सेक्शन टायर्स मिलते हैं। ग्रिप इन टायर्स से सफिशिएंट है और ये एक यामाहा है, तो आप ये मान के चलें कि इस स्कूटर का जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी अच्छा है। इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है और कॉर्नर्स पर जब इसे चलाते हैं तो काफ़ी रियश्योरिंग फील आपको मिलता है। स्ट्रेट लाइन में भी काफ़ी स्टेबल लगता है। ये इंजन जो है जब आप इसे इग्निशन को ऑन करते हैं तो शुरू में आइडलिंग में ज़रा आपको वाई भी लगता है, ऐसा लगता है कि ज़रा रॉक हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप ऑन द मूव जाते हैं काफ़ी स्मूथ, काफ़ी स्टेबल, काफ़ी रिफाइंड हो जाता है और इस सेगमेंट के सबसे रिफाइंड इंजन्स में से एक हैं। ऑल्दो यहाँ पर जो नए BS6 125cc स्कूटर्स आ रहे हैं वो सारे ही एक से बढ़ के एक हैं और हमारी जो पिक है यहाँ पर स्मूथनेस के मामले में या एक ओवरऑल कैरेक्टर के मामले में वो है XS 125, क्योंकि न सिर्फ वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में भी वो स्कूटर जो है वो बेजोड़ है। लेकिन जहाँ पर ये स्कूटर बाजी मार के ले जाता है वो है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। और ये जो स्कूटर है यहाँ पर आपको रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी मिलती है। जो दूसरे स्कूटर्स हैं 125cc सेगमेंट में, वहाँ पर आपको रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी ज़रा कम मिलती है क्योंकि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस वहाँ पर ज़रा ज़्यादा मिलता है। लेकिन ये जो स्कूटर है यहाँ पर आपको रियल वर्ल्ड सिटी फ्यूल एफिशिएंसी 52-53 kmpl की मिलेगी और हाईवे पर आपको 60+ की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है इस तरह के एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्कूटर के लिए। तो एक बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट स्कूटर है। यहाँ पर आपके पास FI है अब, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे मोटरसाइकिल्स में FI के साथ किक हटा दी जाती है, वैसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको किक अभी भी मुहैया करवाई गई है और इसके लिए आपको इसे मेन स्टैंड पर खड़ा करना होता है और फिर से इस तरह से किक स्टार्ट करना होता है। फ्यूल टैंक यहाँ पर 5.2 लीटर्स का है और अगर आप इसे 55 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको 250 kmpl प्लस की रेंज मिल जाती है, जो बहुत अच्छी है। आप इंटरसिटी ट्रैवल भी कर सकते हैं स्कूटर के साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और जो ज़रा सा एक नेगेटिव एस्पेक्ट है वो है इस स्कूटर का सस्पेंशन। सामने जो ट्विन टेलीस्कोपिक फोर्क है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने का सस्पेंशन सेटअप अच्छा है, लेकिन पीछे का जो मोनोशॉक है यहाँ पर मेरे ख्याल से ज़रा और सॉफ्टनेस हो सकती थी, क्योंकि अब शुरू में आपको अगर आप सिटी में चल रहे हैं तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन कुछ वक्त सीट पर गुजारने के बाद में ये जो सस्पेंशन है काफ़ी स्टिफ महसूस होता है और ये जो सीट है ये भी थोड़ी सी स्लोपिंग है, तो कुछ समय के बाद में आपको ज़रा डिस्कम्फर्ट सा महसूस होने लग जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर ये सस्पेंशन भी ज़रा और सॉफ्ट होता तो ज़्यादा बेहतर होता और स्कूटर का जो कंफर्ट है उसमें ज़रा और इजाफा करता। अब ये बात मानने वाली है कि ये ज़रा स्पोर्टी स्कूटर है, ये ज़रा एंथुसियास्ट ओरिएंटेड स्कूटर है और इनफैक्ट यहाँ पर आपके पास एक रे ZR का स्ट्रीट रैली एडिशन भी आता है, जहाँ पर आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि अगर उसे आप देखेंगे तो यहाँ पर नकल गार्ड्स आपको नज़र आएंगे। उसके साथ ही जो स्टिकरिंग है वो भी कुछ अलग किस्म की है यहाँ पर, और उसके जो टायर्स हैं वो टायर्स भी ज़रा माइल्डली सुपरमोटो किस्म के टायर्स हैं वहाँ पर, और वहाँ पर ज़रा ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड किस्म के टायर्स वहाँ पर डाले गए हैं। तो ये सारे चेंजेस जो हैं उसे ज़रा एक और चंकी, ज़रा एक डिफरेंट किस्म का स्कूटर बना देते हैं, और वो जो स्कूटर है उसकी कीमत भी ज़रा आपको ज़्यादा अदा करनी होती है। तो ये एक ज़रा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड किस्म का स्कूटर है, तो यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि सस्पेंशन स्टिफ इसकी हैंडलिंग के लिए रखा गया है, लेकिन डे टू डे लाइफ में अगर यहाँ पर सस्पेंशन ज़रा और कंफर्टेबल होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब जो फाइनल बात है वो है कीमतों की, और कीमत यहाँ पर मेरे ख्याल से काफ़ी रीज़नेबल है। अगर आप इसे कंपेयर करें इसके PS के साथ में तो इसकी कीमत उनसे ज़रा कम ही है। अगर आप इसे देखें तो इसके जो नॉन स्ट्रीट रैली वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको देने होते हैं 72,000 रुपीज़ फॉर द ड्रम वेरिएंट एंड 75,000 रुपीज़ फॉर द डिस्क वेरिएंट। और इसे अगर आप कंपेयर करें एंटॉक से, तो एंटॉक के डिस्क वेरिएंट की कीमत है 78,000 रुपीज़, जो कि इससे लगभग 3,000 रुपीज़ ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर आप एक्सेस
से भी इसे कंपेयर करें, वहाँ पर अब एक ब्लूटूथ वर्जन आ गया है। तो अगर आप नॉन ब्लूटूथ वर्जन से भी इसे कंपेयर करते हैं वहाँ के टॉप एंड वेरिएंट से, तो वहाँ भी आपको इससे 1000 रुपीज़ ज़्यादा देने होते हैं। और अगर आप ब्लूटूथ वेरिएंट की बात करें तो वहाँ पर 80,500 रुपीज़ की कीमत आपको देनी होती है, जो कि इससे 5,500 रुपीज़ ज़्यादा है। सिमिलरली अगर एंटॉक के जो रेस एडिशंस और जो सुपर स्क्वाड एडिशंस अभी लॉन्च हुए हैं उनसे इसको अगर आप कंपेयर करें तो वहाँ पर भी कीमतें हैं 81 और 84,000 रुपीज़ एक्स शोरूम रेस्पेक्टिवली, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा है। तो बेशक आपको वहाँ पर ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एक एक्स्ट्रा कीमत भी देनी होती है। एक्टिवा 125 जो है वहाँ पर भी कीमतें हैं वो ज़रा ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको ब्लूटूथ से संबंधित जो नए फीचर्स हैं वो नहीं मिलते हैं। ओवरऑल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस स्कूटर की अपनी कुछ खूबियाँ हैं तो अपनी कुछ खामियाँ भी हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है इसकी स्टाइलिंग। इसके साथ ही साथ इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छा है। ये एक यामाहा है तो आप इस मॉडर्न 3 वॉल्व इंजन पे भरोसा कर सकते हैं। इस स्कूटर को काफ़ी वक्त हो गया है, इसके ओडो पर लगभग 2000 किलोमीटर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर किसी तरह का कोई रैटल या कोई स्क्वीक नहीं है। एक पैनल से संबंधित छोटी चीज़ जो थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन ओवरऑल यामाहा के जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी रिलायबल हैं। और अगर आपको एक प्रॉपर जापानीज़ स्कूटर चाहिए और बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंस पे आपको नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट आपके प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है, एक स्टाइलिश स्कूटर जो कि एक मस्कुलाइन इमेज रखता हो, तो यामाहा रेज़ ER जो है ये आपके लिए उपयुक्त है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए और अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप दूसरे स्कूटर्स की तरफ भी देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको इस स्कूटर के बारे में जो भी आपके सवाल थे उनके जवाब दे करके आपकी कुछ मदद कर पाया। लेकिन फिर भी अगर कुछ और सवाल आप अगर पूछना चाहते हैं तो बेशक पूछिए, आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल रख दीजिए, मैं उन सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और वहाँ पर ऑलवेज़ वाला जो ऑप्शन है उसे चूज़ कर लीजिए, ताकि हमारे कोई भी वीडियोज़ आपसे छूटे नहीं, आप सारे ही वीडियोज़ देख पाएँ। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।